टुडे आई विल गो विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रोस का सेक्शन था। और जो अगर आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले डील किया था ड्रीम चिल्ड्रन को, और ड्रीम चिल्ड्रन के साथ साथ किसको मैंने डील किया था, आप स्टडी इसको। लेकिन सर रॉजर एट चर्च की जगह मैंने सर रॉजर एट होम आपसे डिस्कस किया था। तो नाउ गोइंग टू डिस्कस विद यू, व्हाट नाउ गोइंग टू डिस्कस विद यू सर रॉजर एट होम, सर रॉजर एट चर्च। सर रॉजर एट चर्च मैं आज डिस्कस करूंगा। एंड आई सेंट यू पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल मैंने आपको पहले ही भेज दिया था। और जब मैंने पीडीएफ फाइल भेजा था तो मैंने कहा था कि दो चीजें हैं, एक तो उसमें समरी एक पीडीएफ फाइल है और एक में ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट यू हैव टू रीड, you have to go with the original text, but today I will discuss with you what, today I will discuss with you summary. तो सर रॉजर एट चर्च जो ऐसे है किसका है, जोसेफ एडिशन का। सर रॉजर एट चर्च जो आपका ऐसे है किसका, जोसेफ एडिशन का। जैसे सर रॉजर एट होम, मैंने कल आपको बताया था कि सर रॉजर जो है 18th सेंचुरी के वेल नोन एसेइस्ट है एंड ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ रिचर्ड स्टील। किसके कंटेम्परेरी थे, रिचर्ड स्टील के कंटेम्परेरी थे। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा मिडिल क्लास को लेकर के लिखा, मिडिल क्लास का मैनर, मिडिल क्लास का एटीट्यूड, मिडिल क्लास का वे ऑफ लिविंग, उनका कल्चर, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से उसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो उन्होंने सर रॉजर एट होम, जैसा मैंने बताया सर रॉजर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और काफी लिबरल है, काइंड हार्टेड है। तो जब सर रॉजर एट होम में बताया था तो मैंने बताया था कैसे उन्होंने घर पर राइटर की और एक मेहमान का वेलकम उन्होंने किया था। आज सर रॉजर एट होम एट चर्च, जब सर रॉजर चर्च में जाते हैं तो वहां वो क्या क्या करते हैं, वहां जो उनके गांव के लोग हैं उनका वो कितना केयर करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और आप कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो यकीन करते हैं। तो जो सर रॉजर है उन्होंने क्या क्या किया, जस्ट शेयरिंग विद यू एंड यू विल कम टू नो कि this is what PDF file and Sir Roger at church. Is it visible? Sir Roger at, but it's not the summary. I have to go with another file. Another file I have to share. I have to share another file. फिर से वही फाइल आई। एक्चुअली में सर रॉजर के नाम से दो फाइल है जिसकी वजह से इज इट विजिबल, क्लियर हो रहा है। So you will come to know see what I have shared with you. I have shared with you a PDF file, and this PDF file is related to whom, a well-known essay Sir Roger at Church. ये जो PDF फाइल है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश राजा NL खान वीमेंस कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये कहीं से है। उन्होंने इसको अपने यहाँ सेकेंड सेमेस्टर, हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके यहाँ किस सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है। तो यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें खैर दैट डजंट मैटर, क्या हम लोगों को कवर करना है। सबसे पहली चीज तो हम लोगों को ये कवर करना है कि लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जोसेफ एडिशन। सर रॉजर जो एट चर्च जो ऐसे है इसके राइटर का क्या नाम है, जोसेफ एडिशन। और इसमें जोसेफ एडिशन के बारे में बात की जा रही कि जोसेफ एडिशन जो है ही वाज बोर्न इन 1672। इनका जन्म कब हुआ, 1672 में हुआ है। एंड ही डाइड इन 1719, और उनकी मौत कब हुई है, 1719 में हुई है। उसके बाद आप देखेंगे एडिसन वाज बोर्न ऑन 1 May 1672 in Millstone, Wiltshire, but soon after Joseph's birth, his father was appointed Dean of Lichfield, so the Edison family moved into the Cathedral Close. Doesn't matter, बस आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना कि he was born in 1672 and died in 1719. He was educated at Lambertown University and Charterhouse School, where he first met Richard Steele. और उनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, रिचर्ड
स्टील से होती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सर रॉजर जो जोसेफ एडिशन है, उनके समय के दूसरे बड़े एसेइस्ट का नाम, तो उनके समय के दूसरे बड़े एसेइस्ट का नाम रिचर्ड स्टील रहा है। दोनों लोगों ने मिल करके काम किया है, दोनों लोगों ने मिल करके एसेस को लिखा हुआ है। इसीलिए आपको किसके बारे में बताया गया, सर रॉजर के बारे में और रिचर्ड स्टील के बारे में। और दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है, स्कूल डेज में होती है, एंड एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका क्या नाम है, क्वींस कॉलेज। He excelled in classics, was especially noted for his Latin verse. उनको लैटिन की बहुत जानकारी थी, and became a fellow of Magdalen College. In 1693, he addressed a poem to John Dryden, the former poet laureate, and his first major work. उन्होंने क्या किया था, एक पोयम लिखा था, किसके ऊपर लिखा था, जॉन ड्राइडन के ऊपर लिखा था। जो जॉन ड्राइडन है एक पोएट है, और एक कब आते हैं, रिचर्ड स्टील से पहले आए हुए, जोसेफ एडिशन से पहले आए हुए। तो जोसेफ एडिशन ने एक उन्होंने क्या लिखा था, एक आप कह सकते हैं पोयम लिखा था, लेकिन वो पोयम किसके ऊपर रही है, जॉन ड्राइडन के ऊपर। और एक क्वेश्चन बनता है कि जॉन ड्राइडन पहले लाउरिएट, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे। लाउरिएट पोएट का मतलब अगर आप हिंदी में समझिए तो एक वर्ड होता है दरबारी कवि, जो राजाओं के यहाँ दरबार में रहते थे। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि आपके किंग अकबर के दरबार में बहुत सारे नवरत्न रहते थे, उसमें से बीरबल थे, तानसेन थे। ऐसे ही जो है वेस्ट में लाउरिएट पोएट हुआ करते थे, जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है, दरबारी कवि कहा जाता है। और ये जो है ऑफिशियल पोएट थे, मतलब किंग अपॉइंटेड हिम एज अ लाउरिएट पोएट। किसको, जॉन ड्राइडन को। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी शख्सियत के बारे में बात किया, 3 लोगों के बारे में बात किया है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, एक तो आपके जोसेफ एडिशन, ये तो उनके बारे में पूरा बात हो रही है। फिर उनके दोस्त किसके बारे में, रिचर्ड स्टील के बारे में। फिर किसके बारे में बात हुई है, जॉन ड्राइडन के बारे में बात हुई, कि जॉन ड्राइडन के बारे में एक पोयम लिखा गया था। द फार्मर पोएट laureate एंड हिज मेजर वर्क, अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स, वाज पब्लिश्ड इन 1694, as was his translation of Virgil's Georgics in the same year. For a short time, his circumstances were somewhat strained, but the Battle of Blenheim in 1704, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है कि एक बैटल हुआ था जिसका नाम बैटल ऑफ बेहेम था। क्या था, बेहेम। और ये जो बैटल ऑफ बेहेम था ये कब हुआ था, 1704 में हुआ था। तो इस बैटल पर भी इन्होंने एक पोयम लिखा था, और उस पोयम का नाम है द कैंपेन, जहां पे मैंने भी टिक किया है। उस पोयम का क्या नाम है, द कैंपेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो द कैंपेन है ये किसकी पोयम है, द कैंपेन जोसेफ एडिशन की पोयम है। और ये कब लिखी गई, 1704 में लिखी गई है। किस चीज को ध्यान में रख करके लिखी गई, बैटल ऑफ बेहेम। कंफर्म हो रहा है, उस युद्ध को ध्यान में रख करके उन्होंने एक पोयम, इसके पहले उन्होंने एक पोयम किसके ऊपर लिखा हुआ था, जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल पोएट थे, which gave such satisfaction that he was appointed as a commissioner in the government of Halifax. Edition's next literary publication was an account of his travel in Italy, which was followed by a libretto Rosamund. In 1705, the Whigs gained the ascendancy, and Edition was made under Secretary of State, accompanying the Earl of Halifax on a mission to Hanover. Literary career: besides the above mentioned work, Edition wrote a dialogue on matters and left unfinished work on the evidence of Christianity. ये सब कुछ है, आप एक नजर में पढ़ लीजिएगा कि इनका ये कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट वर्क रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, कैंपेन पोयम इंपॉर्टेंट था। दूसरा पोयम क्या इंपॉर्टेंट था, 1672 में उनका जन्म हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था, 1719 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। और वो किस सेंचुरी के राइटर है, 18th सेंचुरी के राइटर है। 18th सेंचुरी के राइटर क्यों माने जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अगर उनका जन्म 17th सेंचुरी में हुआ तो तुरंत लिखने लगे। हमेशा उनको जब आप राइटर की बात करते हैं तो उनका जब पहली बार वर्क आता है कि किस सेंचुरी में आया, कब पब्लिश हुआ, उस समय से उसको जोड़ा जाता है। तो ही वाज एन एसेइस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। और किसके कंटेम्परेरी थे, रिचर्ड स्टील के। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन की मुलाकात जो है स्कूल डेज से ही होती है। और जो क्वींस कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, वहां के क्वींस कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप और बढ़ती है। और उन दोनों लोगों ने मिल करके काम किया था। उन दोनों लोगों ने जिस चीज को मिल करके काम किया था उसका रिजल्ट किस रूप में आता है, जर्नल्स के रूप में आता है। और वह जर्नल्स आपका क्या है, वह जर्नल्स आपका द स्पेक्टेटर और द टैटलर, 2 जर्नल उन्होंने निकाला था, द स्पेक्टेटर एंड द
टैटलर। इसके अलावा उन्होंने जॉन ड्राइडन पर पोयम लिखा। इसके अलावा एक युद्ध हुआ था जो बैटल ऑफ बेहेम था 1704 में, वो उसके ऊपर भी उन्होंने एक पोयम लिखा जिसका क्या नाम रहा है आपका, द कैंपेन। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो कैटो है, कैटो एक ट्रेजेडी है जो इन्होंने लिखा हुआ। इन 1712 एडिशन रोट हिज मोस्ट फेमस वर्क अ प्ले। उन्होंने एक ड्रामा लिखा, प्ले माने ड्रामा। उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उस ड्रामा का क्या नाम है, कैटो, जो कि एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होता है, दुखांत नाटक होता है। दुखांत का नाटक का मतलब कि जो है अनहैप्पी एंडिंग, नॉट हैप्पी एंडिंग बट अनहैप्पी एंडिंग। अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द लास्ट डेज ऑफ द स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कैटो। इट डील्स विद सच थीम एज इंडिविजुअल लिबर्टी बनाम गवर्नमेंट टायरनी। इसमें यह दिखाया गया कि आदमी को किस हद तक स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता के साथ साथ गवर्नमेंट के अत्याचार को लेकर के बात की गई। क्या गवर्नमेंट जो है एक आम आदमी की लाइफ में इंटरफेयर कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको लेकर के बात की गई है। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर आप सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन में आइएगा। एडिशन इज सॉरी, एक पैसेज और जो बचा रह गया कि द कैरेक्टर ऑफ एडिशन इज समवॉट कूल एंड अनइम्पैशन्ड, वाज प्योर, मैग्नानिमस एंड काइंड. The charm of his manners and conversation made him one of the most popular and admired men of his day. His style in his essays is remarkable for its ease, clarity, and grace, and for an inimitable and sunny humor which never soils and never hurts. So you will come to know उनकी स्टाइल को लेकर के बात की गई है, उनकी तारीफ की गई है कि क्या क्या खासियत उनमें थी। कंट्रीब्यूशन में आप देखते हैं कि एडिसन इज बेस्ट रिमेंबर टुडे एज हैविंग परफेक्टेड द फॉर्म ऑफ द पीरियडिकल एसे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियडिकल एसे। याद होगा जब मैंने आपको एसे पढ़ाया था उसी समय मैंने बताया था कि पीरियडिकल एसे क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज में या अंडरस्टैंडिंग प्रोज में या टाइप्स ऑफ प्रोज में। मैंने आपको बताया था कि ऐसे फॉर्मल ऐसे है, इनफॉर्मल ऐसे है और आपका पीरियडिकल ऐसे है। जब मैंने आपसे कहा था कि पीरियडिकल ऐसे क्या होता है, आई जस्ट टोल्ड यू कि पीरियडिकल ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे व्हिच केम इन 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी में आता है। और ये जो है क्या होता था, सर्टेन डेज पर पब्लिश होता था, बाई मंथली पब्लिश होता था, वीकली पब्लिश होता था, मंथली पब्लिश होता था। दिस इज व्हाई the essay has been called as periodical essay. So when we come to know about ki what is an essay and types of essay, especially the periodical essay, then you will come to know, I just told you ki what is the basic characteristics of the periodical essay. Periodical essay एक तरह का essay है जो कब पब्लिश होता है, इधर वीकली, बाई मंथली और monthly. So what do you find here ki edition is best remembered today as having perfected the form of the periodical essay. His essays reproduced in Tatler. उनके जो essays थे किसमें आए हुए हैं, टैटलर में आए। टैटलर एक जर्नल या मैगजीन का नाम है, जैसे आपका इंडिया टुडे है, जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण है, जैसे आपका क्रॉनिकल है, जैसे आपका जो है आप कह सकते हैं कि अदर बहुत सारे इस तरह के जो है मैगजीन्स या जर्नल्स आते हैं। ऐसे ही उस जमाने में जो क्या हुआ था कि जर्नल्स और मैगजीन्स का आना, न्यूज़पेपर का आना शुरू हुआ था। तो उन्हीं मैगजीन्स में एक मैगजीन का क्या नाम है, द टैटलर, और दूसरा मैगजीन का क्या नाम है, द स्पेक्टेटर। दो, और ये दोनों मैगजीन कौन निकालते थे, खुद जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील मिल करके निकालते थे, जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील। अगर एक क्वेश्चन आता है कि जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील ने किन मैगजीन्स को निकाला है, तो द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। और उसी में कौन सा एसे आता था, पीरियडिकल एसे आता था। इसका मतलब सर रॉजर एट चर्च या किसका एग्जांपल है, पीरियडिकल एसे का एग्जांपल है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ पीरियडिकल एसे। अगर कोई पूछता है पीरियडिकल एसे होता क्या है, तो पीरियडिकल एसे वह एसे होता है विच पब्लिश्ड ईदर वीकली और मंथली और बाई मंथली। बाई का मतलब होता है दो बार, महीने में जब दो बार पब्लिश होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, बाई मंथली कहा जाता है। ऐसे ही वर्ड बाई एनुअली होता है, बाई एनुअली का मतलब जब साल भर में दो बार। कंफर्म हो रहा है, तो ये पार्टिकुलर चीज है जहां पे आपको समझना है। आर कंसीडर टाइमलेस मास्टर वर्क्स ऑफ इंग्लिश प्रोसोडी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज की इसमें अगर आप देखेंगे द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, नेक्स्ट पैसेज पे आपको आना है, और उससे पहले आपको देखिएगा क्या क्या और चीजें रही हैं। एक नेक्स्ट पैसेज है, द बेस्ट ऑफ हिज एसेज आर दोज व्हिच सेंटर अराउंड द फिगर ऑफ सर रॉजर डी कावर्ली। कह रहे हैं कि उनके जो सबसे अच्छे एसेज हैं वह एक आदमी को लेकर के बात करते हैं, और उस आदमी का क्या नाम है, सर रॉजर डी कावर्ली। अगर आपको याद होगा अभी जो एसे है उस एसे का क्या नाम है,
सर रॉजर एट चर्च, इसका मतलब है कि सर रॉजर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हुए हैं। उन्हीं में से एक एसेज आपका सर रॉजर एट चर्च आपके यहाँ सिलेबस में है। एक आपको मैंने और पढ़ाया था सर रॉजर एट होम। बट रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट सर रॉजर एट चर्च, व्हेन यू टॉक अबाउट सर रॉजर डी कावर्ली, ऑलवेज कीप इन योर माइंड ओनली वन पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? कि जब भी आप सर रॉजर को लेके बात करते हैं तो वह एक कैरेक्टर है, वह एक शख्सियत है, वह एक पर्सनालिटी है जिसके डिफरेंट रूप है। एंड हेंस आर नोन एज द कावर्ली पेपर्स। जो कावर्ली पेपर्स हैं वह क्या हुआ, सर रॉजर डी कावर्ली के नाम पर जितने एसेज लिखे गए हैं वह किसके नाम से पब्लिश हुए? वह कावर्ली पेपर्स के नाम से पब्लिश हुए। जितने भी एसेज, वट एवर द एसेज यू सी, वट एवर द एसेज यू फाइंड, वो सारे एसेज किसके नाम से पब्लिश हुए? कावर्ली पेपर्स। कावर्ली आपका जो कवर कर रहा है एक तरह से सर रॉजर डी कावर्ली के ऊपर जो है जो एसेज कवर है या जिस पे लिखा उनको लेके लिखा गया है वही आपका किसके नाम से पब्लिश हुआ? कावर्ली पेपर्स। एंड हेंस आर नोन एज द कावर्ली पेपर्स, यानी इसलिए इसको कावर्ली पेपर्स के नाम से जाना जाता है। टू थिंग्स, जो कि दो चीजें बहुत जरूरी, टू थिंग्स एडिशन डिड फॉर इंग्लिश लिटरेचर which is of inestimable value. First, he overcame a certain corrupt tendency bequeathed by restoration literature. Edison set himself squarely against the unknown tendency. Secondly, prompted and aided by the more original genius of his friend Steele. और उनके जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो कौन थे? स्टील। स्टील का क्या मतलब है? रिचर्ड स्टील। कंफर्म हो रहा? फिर कह रहे हैं कि एडिसन सीज्ड अपॉन द न्यू सोशल लाइफ ऑफ द क्लब्स। एडिसन ने क्या किया, किसके बारे में लिखा? जो 18वीं शताब्दी की जो नई जिंदगी थी, जो क्लब में देखने को मिल रहा था, काफी हाउस में देखने को मिल रहा था, पब में देखने को मिल रहा था, जो एक कल्चर थी, इस कल्चर को उन्होंने लोगों के सामने लाया। मैंने कल अभी काफी हाउस को लेके काफी बातें किया हुआ था कि कैसे कैसे वहां पे लोग करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एडिशन सीज्ड अपॉन द न्यू सोशल लाइफ ऑफ द क्लब्स एंड मेड इट द सब्जेक्ट ऑफ endless pleasant essays upon types of man and manners। और उन्होंने 18वीं शताब्दी के जो मैन और मैनर्स हैं उनको लेकर के बात किया। 18वीं शताब्दी के जो आदमी हैं उनके रीति रिवाज, उनके रहने का ढंग, उनके चलने का ढंग, खाने पीने का, जो भी उनका पैशन है, जो भी वो पैशनेट है, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया है। अब अब उसके बाद जो ऐसे द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, now you find the Tatler and the Spectator. The Tatler and the Spectator are the beginnings of modern essay। करें जो मॉडर्न एसे की शुरुआत होती है वो दो मैगजीन से होती है, द टैटलर और द स्पेक्टेटर से। एंड देयर स्टडीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, और उसमें किसके बारे में बात किया गया? ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में। जैसे सर रॉजर क्या है? सर रॉजर एक कैरेक्टर है, तो उनके कैरेक्टर को लेकर के उसमें बात किया गया है। एंड देयर स्टडीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एज एग्जाम्प्लिफाइड इन सर रॉजर डी कावर्ली as are a preparation for the modern novel। और जो आधुनिक नावल आता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मॉडर्न एसे की शुरुआत के अलावा मेन और मैनर को लेकर के 18वीं शताब्दी के जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको लेकर के अगर आप देखेंगे कहां पे बात करते हैं, सर रॉजर डी कावर्ली जो कैरेक्टर वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिचर्ड स्टील वाज एडिसन्स लिटरेरी कोलैबोरेटर एंड फ्रेंड। रिचर्ड स्टील एडिसन के दोस्त थे और उनके सहयोग से उन्होंने काम किया। स्टील हैज एन ओरिजिनली एंड स्पॉन्टेनिटी whereas एडिसन वाज पॉलिश्ड एंड रिफाइंड। Steele's writing, it seems, comes directly from the heart. The episode on Sir Rogers' disappointment in love had been written by Steele. It is no wonder that it touches our heart to the very core। उन्होंने बताया कि जो रिचर्ड स्टील है, जो जोसेफ एडिसन है, उन सबकी राइटिंग में कुछ डिफरेंस है। स्टील ऐसा लगता है एकदम दिल से लिखते हैं। स्टील ऑलवेज राइट्स फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। उन्होंने जो कुछ भी घटना बताई ऐसा लगता है उन्होंने दिल से लिखा, आत्मा से लिखा। उनके एसेज में इमोशंस, फीलिंग्स को भी जगह दी गई है। लेकिन जोसेफ एडिसन ने क्या किया? मेन मैनर्स और उनके कल्चर्स को इंपॉर्टेंस दिया, मेन मैनर्स और उनके कल्चर्स को। अब जो है आपके एसे से रिलेटेड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब शुरू होगा जो आपके एसे से रिलेटेड है। तो मैंने बताया कि जब भी आप किसी एसे, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल या ड्रामा को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको उस एसेइस्ट के बारे में जानना है, उसके एज के बारे में जानना है, फिर डिटेल में जो टॉपिक आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है उसको डिटेल में समझना है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। पैराफ्रेजिंग, द आथर इज ऑलवेज वेरी हैप्पी ऑन संडे इन हिज विलेज। यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? आथर को लेकर के। और जोसेफ एडिसन ही इसके क्या है? आथर है।
कंफर्म हो रहा है? तो कह रहे कि जो आथर है वो बहुत ज्यादा संडे को खुश होते हैं, खास करके वो कहाँ पे जाते हैं, अपने गांव जाते हैं। द आथर इज ऑलवेज वेरी हैप्पी ऑन संडे इन हिज विलेज एंड ही थिंक्स द हॉली संडे इज ओनली ह्यूमन इंस्टीट्यूशन दैट केम पीपल सिविलाइज। और वो कहते हैं कि जो संडे है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन जो है लोगों को अगर सभ्य बनाना है, लोगों के अंदर अच्छी आदत को डेवलप करना है, तो संडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आथर जो है वो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन होने के नाते संडे को उनके यहाँ स्पेशल प्रेयर होता है। इसीलिए जो अपने यहाँ संडे छुट्टी दी जाती है ऑल ओवर इंडिया, अगर आप देखा जाए जो संडे का, यह ब्रिटिशर का प्रभाव था। पहले हो सकता है कि ब्रिटिशर के आने से पहले संडे को छुट्टी ना होती रही, हो सकता है फ्राइडे को होती रही हो, या उसके पहले हो सकता है किसी और डे में होती रही हो। जिस तरह से फ्राइडे में अगर आप देखें ज्यादातर मदरसे कब बंद होते हैं? फ्राइडे को बंद होते हैं, तो उसके दिन स्पेशल प्रेयर हम लोग करते हैं या हम लोग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मैनर बता रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में संडे को जो है चीजें ज्यादातर क्या होता था, रिलीजियस फेनोमेना होता था। और आथर इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि द आथर इज ऑलवेज वेरी हैप्पी ऑन संडे। आथर संडे को बहुत खुश होते हैं। क्यों? चूंकि वो अपने गांव जाते हैं। एंड ही थिंक्स द हॉली संडे, और उनकी नजर में संडे कौन सा दिन है? हॉली संडे। क्यों हॉली संडे है? पवित्र होता। क्यों पवित्र होता है? कारण यह है कि वो वहां पर जाकर के स्पेशल प्रेयर करते हैं, गॉड को याद करते हैं। गॉड को याद करने के साथ साथ और लोगों के साथ वो शिरकत करते हैं, बातें करते हैं, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की है। बिकॉज संडे इज अ स्पेशल डे इन क्रिश्चियनिटी एंड दे ऑफर स्पेशल प्रेयर ऑन दिस डे। इसीलिए संडे को उन्होंने हॉली संडे का, इज ओनली ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। और कह रहे यही वो चीज होता है दैट कैन मेक पीपल सिविलाइज, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं? सभ्य बनते हैं। दैट कैन मेक पीपल सिविलाइज। वाई द पीपल मेक सिविलाइज ओनली ऑन संडे? अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लोग आखिर संडे को ही क्यों सिविलाइज बनते हैं, संडे को लोग इसलिए सिविलाइज बनते हैं, जब आप ये बताइए कि जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप दो धार्मिक बातें करते हैं, जब आप अच्छाई की बातें करते हैं, जब आप नैतिकता की बातें करते हैं, जब आप जो है कैरेक्टर की बात करते हैं, जब आप चरित्र की बात करते हैं, जब आप जो है ईश्वर से दुआ मांगते हैं, जब आप ईश्वर के सामने झुकते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट डू यू फाइंड? वी फाइंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। We find that our what we find the uplifting of soul, we find the uplifting of our character, we find the uplifting of what morality, goodness and virtue। कन्फर्म हो रहा है? तो इसका अपलिफ्टिंग होता है। ये जो अपलिफ्टिंग है, इस पर्टिकुलर अपलिफ्टिंग को लेकर के उन्होंने बात किया है कि ये ज्यादातर काम कब होता है? संडे में होता है। इसीलिए संडे क्या है? हॉली संडे है। और संडे में स्पेशल प्रेयर परफॉर्म होता है। संडे को जो क्या होता है? कैरेक्टर बिल्डिंग में एक प्रोमिनेंट रोल संडे प्ले करता है। उसके बाद कह रहे ही थिंक्स दैट इफ देयर वर नो संडे विलेजेस वुड डिजेनरेट इनटू सेवेजेस। उन्होंने कहा कि अगर संडे नहीं होता तो गांव के लोग क्या हो जाते? असभ्य बन जाते। गांव के लोग क्या हो जाते? असभ्य बन जाते। क्यों? क्योंकि गांव में जब जो है एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे उनके जो मुखिया है, जो वहां गांव के पादरी है, जब सारे लोगों को चर्च में इकट्ठा करते हैं तो इससे इंटरेक्शन होता है, और उन लोगों से पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या। अगर कोई नहीं आया है तो उससे इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट द प्रॉब्लम, व्हाई डिड ही नॉट कम, आखिर वो आए क्यों नहीं, उनकी क्या समस्या है, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वही उन्होंने कहा कि he thinks that if there were no Sunday, अगर कोई संडे नहीं होता, विलेजर्स would degenerate, और विलेजर्स का डिजेनरेशन होता है। डिजेनरेट का मतलब होता है डाउनफॉल, उनका कैरेक्टर का अपलिफ्टिंग नहीं होता, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता। और संडे को कम से कम वो धार्मिक रूप से याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, बाइबल के बारे में बात करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, जीसस क्रिस्ट के बारे में जानते हैं, और तमाम अच्छी बातें होती हैं जहां पे कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन मतलब समूह में, एक भीड़ में पूरा लोगों को इकट्ठा करके। आगे कह रहे हैं कि जो है द रिटर्न्स ऑफ संडे सेव देम फ्रॉम बीइंग बारबेरियंस। कह रहे हैं कि जब जब संडे आता है कम से कम वो असभ्य होने से बच जाते हैं। एक दिन स्पेशल डे को उनका पॉलिशिंग हो जाता है, और जो 6 डेज में उनके अंदर बहुत सारी गलत ख्वाहिशें, गलत इच्छाएं आती है, उन सबको अगर देखा जाए तो क्या किया जाता है कि बहुत अच्छे ढंग से पॉलिश किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि संडे के दिन जो सर्फ एक्सेल लगा दिया जाता है, नो नॉट एट ऑल, और एक आ जाता है दाग अच्छे हैं, नहीं। वहां पे जो सर्फ एक्सेल है वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी का। वहां पे जो सर्फ एक्सेल है वो कौन सा सर्फ एक्सेल है? आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। सो यू कम टू नो अबाउट व्हाट, यू कम टू नो कि द पार्टिकुलर रोल ऑफ द ऑथर, कि ऑथर क्या क्या चीजें कह रहा है कि व्हाई संडे इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू फाइंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। व्हाई संडे इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू फाइंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, यू फाइंड
कि लोग इकट्ठा होते हैं और उनको लेकर के बात होती है। देन यू कम टू नो व्हाट, देन यू कम टू नो द होल विलेज असेंबल लुकिंग फ्रेश एंड चीयरफुल इन देयर बेस्ट ड्रेसेस। और संडे के दिन गांव के सारे लोग अच्छे ड्रेस पहन करके कहां पर जाते हैं? चर्च में जाते हैं। तो अब जैसे आप हम लोग क्या करते हैं फ्राइडे को, क्या जब भी अमूमन जो है अगर कोई एक हफ्ते भी नहीं नहाया होगा तो फ्राइडे कहेगा कि आज हम तो नहा ही ले। कंफर्म हो रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं, हम समझे वो कह रहे हैं कि उसके बाद आप देखते हैं कि looking fresh and cheerful in their best dresses, everyone discusses about their everyday life's problem with one another। और जब वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं तो डे टू डे की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव, एंड आपके को क्या चीजें नहीं मिली या क्या चीजें मिली है, इन सब चीजों को लेकर के उनको वहां पे मौका मिलता है। Priest in church explains to them their duties, social and spiritual। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे का दिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो गांव का प्रीस्ट है उस प्रीस्ट को एक मौका मिलता है। फॉर व्हाट? द प्रीस्ट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव। और वो जो है उस प्रॉब्लम को कैसे जो है डेवलप करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअली, और जो सोशल इश्यूज है उन सब लोगों को लेकर के प्रीस्ट क्या करता है? बात करते हैं। सो यू विल कम टू नो व्हाट यू विल कम टू नो अबाउट कि ऑन संडे the priest gets opportunity, and what the opportunity, priest in church explains to them their duties, social and spiritual। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आपकी क्या ड्यूटी है, और जो है आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या ड्यूटीज है, इन सबको लेकर के ड्यूटीज की बात की जाती है और उससे बात की जाती है। सो यू फाइंड दैट कि द सेम थिंग वी फाइंड ऑन फ्राइडे। हाफिज जी आते हैं, उन्होंने भी बयान करते हैं, हदीस पढ़ी जाती है, तमाम चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें अगर आप देखेंगे कि जो लोग मुझे लगता है कि पूरा एक वीक में भी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, दे ऑल कम ऑन फ्राइडे, दे ऑल कम ऑन फ्राइडे, मोस्ट प्रोबेबली, अगर देखा जाए मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद जो वही सेम कल्चर, एक तो आपको कल्चर की जानकारी हो रही, मैनर की जानकारी हो रही, और गांव में कैसे उनके डेवलपमेंट को लेकर के बात की जाती है उसकी जानकारी हो रही। प्रीस्ट इन चर्च एक्सप्लेन्स टू देम देयर ड्यूटीज एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल, दे प्रे टुगेदर टू सुप्रीम बीइंग। और वे सारे लोग इकट्ठा होकर के सुप्रीम बीइंग की को प्रेयर करते हैं। सुप्रीम बीइंग कौन है? ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला वो ईश्वर अल्लाह पाक को क्या करते हैं? वो याद करते हैं। कब? ऑन संडे को जो है। दिस वे दे गेट मोरालिटी दैट मेक्स देम सिविलाइज एंड मोर हम्बल। और इस तरह से उनके अंदर क्या आती है? नैतिकता आती है, और वे हम्बल इंसान के रूप में आते हैं। कंफर्म हो रहा है? तो इस पार्टिकुलर चीज को यू हियर फाइंड कि पहले पे उसने क्या बताया कि संडे का क्यों महत्व है, प्रीस्ट क्या बताते हैं, संडे को लोग इकट्ठा होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नहा धो करके आते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं, और उनके अंदर जो है ये बताया जाता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं आपकी क्या ड्यूटीज है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या ड्यूटीज है। सेकेंड पैसेज में कहते हैं कि द आथर सेज दैट संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ 6 डेज। आथर एक कहता है कि जो 6 दिनों की निगेटिविटी होती है, जो 6 दिन में आदमी जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, जो भौतिकवादी जीवन गुजारता है, वो सारी की सारी गंदगी कब साफ हो जाती है? संडे के दिन साफ हो जाती है। कंफर्म हो रहा है? Here he says that the author says that Sunday clears away the rust of 6 days of a week, both physically and spiritually। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से। अगर आप देखेंगे एक इंसान तभी परफेक्ट इंसान होता है, एक इंसान तभी मुकम्मल इंसान होता है जब वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। अगर कोई केवल मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल नहीं है, तब भी वह बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। और अगर केवल कोई बहुत ज्यादा कोई स्पिरिचुअल है और दुनिया की चीजों से वाकिफ नहीं है, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, और रीजन से, रेशन से, अच्छे विचारों से, तब भी वह क्या होता है? पीछे रहता है। इसीलिए क्या कहा गया? ऑलराउंड डेवलपमेंट। और ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या? ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात। This refreshes their notion of religion and they thank to God for His mercy। और इस दिन वे क्या करते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आपकी दया दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। जैसे हम लोग दुआएं मांगते हैं, वैसे they also offer prayer, they also pray to God and they also seek mercy and blessings of God। फिर उसके बाद कह रहे हैं, एट दिस टाइम एवरीवन टेल्स टू इम्प्रेस देयर अपोजिट सेक्स बाय देयर बेस्ट बिहेवियर, दे ट्राई टू शो देयर बेस्ट क्वालिटी बिफोर द होल विलेजर्स सो दैट दे आर एडमायर्ड बाय ऑल
तो इस दिन क्या होता है कि सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, प्रॉब्लम्स को, कि आपके घर पे कोई बीमार तो नहीं है, आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है, आपके यहाँ कौन आए थे कौन गए थे। अगर कोई सामूहिक प्रॉब्लम है, जो गांव की प्रॉब्लम होती है, तो वे एक ग्रुप में मिलकर के उसको डिस्कस करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। They try to show their best quality before the whole visit so that they are admitted by all. In city area, people can be seen in market while people can seen in while people can in city in city area people can be seen in market while people can be seen like on Sunday in a village. यू कैन जस्ट से कि करें जैसे सिटी एरिया में लोग मार्केट में इकट्ठा होते हैं, खरीदारी करते हैं या तमाम चीजें करते हैं पर डे, जितनी भीड़ सिटी एरिया में पर डे होती है, वैसा ही कुछ माहौल गांव में किस दिन होता है, संडे के दिन होता है। तो सर रॉजर एट चर्च, वहां पे संडे को तो टाइटल में नहीं आया, लेकिन वो सारी भीड़ कहाँ इकट्ठा होती है, चर्च में इकट्ठा होती है। और चर्च के जो प्रीस्ट है, जो चर्च के पादरी है, उनकी एक ड्यूटी होती है कि जो भी लोग वहां प्रेयर में इकट्ठा हुए गांव के सारे लोग, वे उनके फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरलिटी की बातें, गुडनेस की बातें, कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर के, वर्च्यू की बातों, so many things you find. So you find what? You find all round development, and you here come to know कि priest addresses the people who are gathered there, because Sunday is a special day in the eye of whom? In the eye of the people. And they come there, they gather there, they talk to each other, and you will come to know कि पूरा का पूरा एक all round development को लेकर के वे वहां पे बात करते हैं। नाउ यू फाइंड दैट कि आगे वो कहते हैं, एक उन्होंने बताया कि कैसे कैसे, फिर उन्होंने कहा कि दिस ओकेजन इज यूटिलाइज्ड बाय पीपल टू डिस्कस द विलेज पॉलिटिक्स बिफोर और आफ्टर द सरमन। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, बयान होता है, हदीस पढ़ी जाती है या तमाम चीजों को, तो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है, वो लोग जब प्रेयर अपना पूरा कर लेते हैं, तो जो उस समय की पॉलिटिक्स है, जो उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर वो लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई भी मौजू हो सकता है, किसी भी टॉपिक को वो लेते हैं और किसी भी मौजू पे वो क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जो भी उस समय का अपना जो है सिचुएशन होगा, करंट प्रॉब्लम होगा, सोशल प्रॉब्लम होगा, एजुकेशनल प्रॉब्लम होगा, दे डिस्कस विद ईच अदर। ऐसा नहीं कि बस केवल आए जो है और उसके बाद प्रेयर किए और चल दिए। नहीं, जीवन जीना है तो जीवन जीने का जो सलीका है ना, उन सारे पहलुओं पर बात की जाएगी ना। तो वो क्या करते हैं, वहां के लोग कितने कॉन्शियस रहे हैं कि वे जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके बाद इन सब चीजों पर भी बात करते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बिफोर और आफ्टर द सरमन देन दे रिटर्न टू देयर हाउसेस एज न्यू एंड बेटर ह्यूमन बीइंग। और तब वे अपने घरों को वापस आते हैं। कैसे वापस आते हैं, न्यू ह्यूमन बीइंग। न्यू ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या, उनका नया अवतार हो जाता है या उनको जो है पेंट कर दिया जाता है। तो उनके अंदर बदलाव देखने को मिलता है, उनकी सोच में बदलाव देखने को मिलता है, उनके नजरिए में बदलाव देखने को मिलता है, उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, मोरल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, और नए विचारों के साथ वे लोग दोबारा आते हैं with new promises, with new thought, with new ideas, uplifting of morality, uplifting of goodness, uplifting of all these things you will come to know, उससे वे लोग आते हैं। कह रहे कि being a good churchman, सर रॉजर हैड मेड द चर्च अट्रैक्टिव। अब उन्होंने क्या किया, किसकी बात करना शुरू किए हुए हैं, सर रॉजर की। अभी तक किसकी बात चल रही थी, चर्च की बात चली है, चर्च की जो प्रीस्ट है वहां की बात चली है, संडे की बात चली है, गांव के लोगों की बात चली है, लेकिन अभी तक सर रॉजर इसमें आए नहीं थे। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सी सर रॉजर के बारे में बात हो रही है कि सर रॉजर कैसे आदमी है। Being a good churchman, Sir Roger had made the church attractive and beautiful from inside through several quotations from the Holy Bible and his own choosing. सर रॉजर ने क्या किया हुआ है कि सर रॉजर डिड हिज ड्यूटी वेरी वेल। सर रॉजर ने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से किया है। एंड यू विल कम टू नो कि सर रॉजर हैज पॉलिश द होल चर्च। सर रॉजर ने पूरे चर्च को पॉलिश कर दिया। कैसे, ब्यूटीफुल कोटेशन से, जो बाइबल के कोटेशंस वगैरह है वहां पे दीवारों पर उन्होंने क्या किया, खूबसूरत ढंग से उसको लिखवाया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो चर्च है वह प्रेयर की जगह है, जो चर्च है वह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जगह है। चर्च इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट। उन्होंने उसी हिसाब से चर्च को क्या किया, खूबसूरत बनाया हुआ है। और बाइबल के तमाम कोटेशंस उन्होंने वहां पे किए हैं। तो वहां उन्होंने बताया कि एक तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ही डिकोरेटेड एंड मेड अट्रैक्टिव चर्च। उन्होंने चर्च को डिकोरेट किया है और उसको अट्रैक्टिव बनाया है।
फिर आगे कह रहे हैं कि सेवरल कोटेशन फ्रॉम द हॉली बुक एट हिज ओन चीजिंग, लाइक दिस ही गिव्स अ ब्यूटीफुल क्लॉथ ऑफ हिज ओन एक्सपेंसेस एंड rallied the communal tables. He told the author many times that when he came here, he found people of the village very irregular to church. उन्होंने आथर को बताया कि जब वो पहली बार गांव आए हुए थे तो बहुत कम लोग चर्च को आते थे, गांव के बहुत कम लोग चर्च में आते थे। लेकिन चर्च के लोगों में रेगुलरिटी कब बनी है? चर्च के लोगों में रेगुलरिटी तब बनी हुई है जब जो है इस जो है जिम्मेदारी को किसने लिया है? सर रॉजर ने लिया है। When he took the responsibility, when he took the charge in his hand and he started to come where and he started to come at church, then you find that he interacted the people. He interacted the people. And the people showed their interest and they came, they started to come regularly. और वे लोग लगातार आना शुरू हो गए। Further he says that कि पहले लोग क्या होते थे? पहले लोग irregular आते थे in order to teach and make them नील बिफोर, और उन्होंने उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई और साथ ही साथ ये बताया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। God he gave every one of them a hazak and prayer book and hired a singing master in order to teach right tune and rhythm of prayer to the villagers. On this they feel proud now for that now they can sing their prayer in more better way. फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया? चर्च में कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। किसका यूज किया? सम इंस्ट्रूमेंट। यू फाइंड दैट कि ही यूज सम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनके यहाँ म्यूजिक का भी यूज होता है। यू फाइंड द यूज ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने इस चीज को बताया कि उन्होंने इन सब चीजों का भी यूज किया एंड इन दिस वे इट बिकम पॉसिबल। तो उन्होंने जितना भी चीजें लिया हुआ है ये तमाम चीजें, फिर वो इस चीज को बताएंगे कि वो ये भी देखते हैं कि जब सारे लोग प्रेयर करते हैं या प्रेयर करने के लिए झुकते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई जो है वो उस समय खड़े हो जाते हैं, लोग झुके रहते हैं, वो खड़े होकर के देखते हैं क्या सारे लोग सही से जो है ईश्वर के सामने, गॉड के सामने झुके हैं या नहीं झुके हैं। तो उस पार्टिकुलर चीज को वॉच करते हैं और लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके प्रेयर में कहाँ गलती रह गई, मैनर सही से है या नहीं है, कैसे आपको जो है उनके यहाँ भी जो भी तरीका है प्रेयर का उन सबको वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड दे टेल दैट व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के। Now you will come to know another point कि I will take only 1 minute. Sir Roger is the landlord of whole congregation and he has all the responsibility of the church and prayer. So he is very strict for this rule. और वो क्या है? काफी स्ट्रिक्ट है, पूरी जिम्मेदारी उनके अंदर, वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि रेगुलेशन और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं इन अ वेरी गुड मैनर इन एवरी वे पॉसिबल, और जहां तक संभव हो सकता है। एंड सर राजा नेवर लेट एनीवन स्लीप व्हाइल प्रेइंग। जब भी प्रेयर होती है ऐसा नहीं तक वहां पे कोई सो जाए, वो सबको वॉच करते रहते क्या लोग जो प्रेयर हो रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो इन दिस में यहाँ पे उन्होंने मेन के बारे में बात किया है, मैनर्स के बारे में बात किया है, तमाम और चीजें, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल एंड यू कैन जस्ट वॉच एंड सी इट। अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो वहां पे आप कवर कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर एनालिसिस आप सर राजा डी कावरली इसको आप पढ़ सकते हैं, और इस तरह की चीजें जो है एडिशंस का प्रोज स्टाइल वगैरह इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो। तो 8 पेज में है, उसका रेफरेंसेस दिया गया, कहां से लिया गया है, यू ऑल हैव टू गो। तो मुझे लगता है कि सर राजर का कैरेक्टर, सर राजर का जो कंट्रीब्यूशन चर्च में था, नाउ यू आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड। अगर जरूरत होगी तो कल आगे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो यू कैन डू इट, आप अपने आप से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।